दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा भाग। इसमें हम बहुत ही आसान भाषा में इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कवर करेंगे। दोस्तों ये श्रृंखला प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने पहले भाग में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में पुर्तगाली और डचों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। इस वीडियो में हम अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा भाग। इसमें हम सबसे पहले अंग्रेजों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों के बारे में जानते हैं दोस्तों। अंग्रेजों का आगमन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। दोस्तों अंग्रेजों का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश कंपनी का आगमन, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो सबसे मोटा मोटा जो आप जानते भी हैं कि एक तिथि याद कर लीजिएगा, 31 दिसंबर सन 1600। देखिए 31 दिसंबर सन 1600 ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया था। लेकिन आगे चलकर 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 15 वर्ष के लिए, सबसे पहले ये 15 वर्ष के लिए पूर्व से व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी। लेकिन सन 1609 में, याद रखिएगा, सन 1609 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम था। दोस्तों ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, आप जान लीजिए, जेम्स प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे दिया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैप्टन विलियम हॉकिंस एक व्यक्ति है जो अंग्रेज़ों के या ब्रिटिशों के भारत में आगमन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो उसका नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं कैप्टन हॉकिंस। इसको शॉर्ट में कहा जाए तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। अगस्त 1608 में दोस्तों सूरत पहुंचा था और उसके बाद 1609 में आगरा में जहांगीर के शाही दरबार में आया था। 1609 ईस्वी में वो आगरा में जो है वो जहांगीर के शाही दरबार में उपस्थित हुआ था, जहांगीर के दरबार में। और आप जान लीजिए कि कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को मुगल शाही दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था और एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल भी गई, लेकिन मुगल दरबार में मौजूद पुर्तगाली अधिकारियों के दबाव में शाही फरमान को वापस लिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जो है 1609 में आगरा में उपस्थित हुआ था। दोस्तों हॉकिंस जो है ये फारसी भाषा का विद्वान था। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था और वो हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ का कप्तान भी था। एक जहाज़ था जिसका नाम था हेक्टर। ये व्यापारिक जहाज़ था ब्रिटिशों का, इसका वो कैप्टन था, इसीलिए इसको जो है इसका नामकरण या विलियम हॉकिंस नाम था, लेकिन उसको कैप्टन हॉकिंस कहा जाता है।
तो आपने देख लिया कि जो शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो था वो किस तरह से हुआ। तो इसमें कैप्टन हॉकिंस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। 1611 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन पहुंचा। चलिए उसका नाम भी नोट कर रहे हैं, मिडल्टन। मिडल्टन ये कब पहुंचा था? सन 1611 में। ये वर्ष याद रखिएगा। 1611 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने 1613 में सन 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेज़ों को अस्थायी कारखाना या फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहांगीर जो कि तत्कालीन मुग़ल सम्राट था, जहांगीर ने 1613 में अंग्रेज़ों को सूरत में जो है फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। ये तथ्य महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अंग्रेज कैप्टन थॉमस वेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाज़े बेड़ों को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया था। इसके बाद आता है सन 1615। 1615 याद रखिएगा, एक वर्ष है 1615। इसमें इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। टॉमस रो इसका नाम था। ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुग़ल दरबार में उपस्थित हुआ जहांगीर के दरबार में। उसका उद्देश्य एक व्यापारिक संधि करना था और टॉमस रो ने मुग़ल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र जो है प्राप्त कर लिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉमस रो ने जो मुग़ल साम्राज्य था उसके सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया था। 1623 यानी 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक अंग्रेज़ों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम और भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली थी। दक्षिण भारत में दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत जो कि व्यापारिक दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो अच्छा था। दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में किया था। 1611 में। उसके बाद 1639 में उन्होंने मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली थी। तो ये वर्ष जो हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित पहला कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया, याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिए। और 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। उसके बाद बंगाल, बिहार, पटना और ढाका में भी कारखाने खोले गए। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि फ्रांसिस डे ये एक अंग्रेज था। इसने 1639 में दोस्तों चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। मद्रास को उसने पट्टे पर ले लिया फ्रांसिस डे ने। और आप जान लीजिए कि वहाँ पर कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई और इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया था। यहाँ पर जो कोठी बनाई गई थी इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिली थी। तो ये वर्ष है 1632। 1632 में आप जान लीजिए गोलकुंडा राज्य में जो है एक सुनहरा फरमान के माध्यम से
व्यापारिक जो है व्यापार करने की अनुमति मिल गई गोलकुंडा में। और मसूलीपट्टनम, जिसको आप जानते हैं मसूलीपट्टनम, ये गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम पूछ भी सकता है कभी कि ये तत्कालीन गोलकुंडा राज्य का एक बंदरगाह था, इसको भी याद कर लीजिए। दोस्तों 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त किया और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में बंदरगाहों में सूरत का स्थान जल्द ही बम्बई ने ले लिया। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया था। एक क्रम से जब हम चलेंगे तो चीज़ें क्रम से याद आएंगी। 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया। 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया। और आप जान लीजिए कि उनका मुग़ल सेनाओं से संघर्ष भी हुआ, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि के कारखाने से अपने अधिकार खोने पड़े। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा क्षमा याचना करने पर उस समय जो शासक था औरंगजेब ने क्या किया कि अंग्रेज़ों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा देने के बदले पुनः व्यापार के अधिकार प्रदान कर दिए। और 1691 में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 1691 में एक शाही फरमान जारी किया जाता है। शाही फरमान यानी राज्यादेश या राजसी फरमान। तो 1691 में एक शाही फरमान जारी किया गया, जिसके तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई। 1698 में अजी मुशान द्वारा अंग्रेज़ों को सुल्तानती कलिकाता या कालीघाट कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। इन्हीं को मिलाकर जाप चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। तो ये कहा जाता है कि कलकत्ता की स्थापना या कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो ये था जाप चारनाक। यहाँ पर मैं नाम नोट कर दे रहा हूँ। जाप चारनाक जो है ये कलकत्ता का संस्थापक था। कैसे, तो इसको जान लीजिए कि 1698 में अजी मुशान द्वारा अंग्रेज़ों को सुल्तानती कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिली। इनको मिलाकर जाप चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी और कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। तो ये जो किलेबंद बस्ती थी, इसी को फोर्ट विलियम का नाम दिया गया था। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि इस किलेबंद बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंट और काउंसिल की भी व्यवस्था की गई। और एक अंग्रेज़ देखिए चार्ल्स आयर जो है इसको प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था फोर्ट विलियम का। तो यहाँ तक आपने जान लिया। इसके बाद दोस्तों कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक के द्वारा की गई और इसी कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने दोस्तों प्रथम या पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। देखिए किस तरह से वो धीरे धीरे अपना जो विस्तार है वो कर रहे हैं। पहले उन्होंने व्यापार किया, अब देखिए यहाँ पर कलकत्ता में उन्होंने किलेबंद बस्ती भी बना ली और उसको सन 1700 में जाकर उसको कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर देते हैं। और कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। तो ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलकत्ता इसका अब नाम जो है परिवर्तन करके कोलकाता कर दिया गया है। तो कलकत्ता सन 1774 से 1911 तक ये क्या रहा, ये ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। ब्रिटिश भारत की राजधानी था कलकत्ता।
तो याद रखिएगा दोस्तों, 1698 में जाप चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। 3 गांव सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर, 3 गांवों को मिलाकर जाप चारनाक ने जो है कलकत्ता की स्थापना किया और यहीं पर एक किलेबंद बस्ती फोर्ट विलियम स्थापित किया गया था। और यहाँ पर प्रेसिडेंट और काउंसिल की भी व्यवस्था की गई और चार्ल्स आयर को यहाँ का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। और कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था और 1774 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। एक वर्ष है 1717। दोस्तों 1717 में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी किया और फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर, कितना, मात्र 3,000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार किया जा सकता था और बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। और ये था फर्रुखसियर, सम्राट फर्रुखसियर जो था, इसका इलाज किसने किया था? फर्रुखसियर का इलाज जो है एक अंग्रेज डॉक्टर जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, इसका इलाज हैमिल्टन ने किया था और इससे वो इतना प्रसन्न हुआ या खुश हुआ कि उसने कंपनी के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर 3,000 रुपये चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने की आज्ञा दे दी और बम्बई में जो कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के थे उनको मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दे दी। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय को भी देने होते थे और ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है। भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंतर्गत गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर भी होते थे। तो देखिए, वो जो कोठियाँ बनाते थे या फैक्ट्री जो होती थी वो किलेबंद जो है क्षेत्र जैसी होती थी और वहाँ का पूरा प्रशासन जो है ब्रिटिश वहाँ पर गोदाम, दफ्तर और कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण करते थे। उस तरह से वो अपना शासन चलाते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित होने वाले प्रमुख जो पदार्थ थे उसमें कपास, रेशम, अफीम और सोरा जो नाइटर जिसको कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट जो कि बारूद निर्माण में शामिल था, ये होते थे। तो ये दोस्तों अंग्रेज या ब्रिटिश कंपनी के बारे में जो है हमने जान लिया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ से ब्रिटिशों के भारत आगमन से हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, देखिए, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन सा था? इसका नाम था दोस्तों रेड ड्रैगन। याद रखिएगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। और दोस्तों अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली थी और आप जान लीजिए कि जहांगीर ने सूरत और पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त सन 1613 में दिया था। और एक और तथ्य है, कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि मसूलीपट्टनम में जहां पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो ये जो है हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में जो ब्रिटिश हैं उनके बारे में जान लिया या ब्रिटिश कंपनी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हमने जान लिया। दोस्तों आप जान लीजिए कि जब बम्बई से व्यापार करना शुरू किया 1686 में, हमने अभी पढ़ा भी है कि अपना मुख्यालय अंग्रेज़ों ने बम्बई में बनाया और 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा के साथ हुआ था और इस समय पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दे दिया था। और अंग्रेज़ों द्वारा जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग था उसका नाम आपने अभी अभी पढ़ा है, फोर्ट विलियम था।
और दोस्तों इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इस किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। और अभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको भी आपने जान लिया। तो और एक और जो कलकत्ता की स्थापना जब चारनाक ने सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक गांवों को जो है मिलाकर किया था। तो ये तो था महत्वपूर्ण तथ्य अंग्रेजों के बारे में। अब आइए डेनिस के बारे में जान लेते हैं। क्रम की दृष्टि से अंग्रेजों के बाद जो नाम आता है वो डेनिस का है। देखिए, डेनिस तो अंग्रेजों के बाद डेन जो है 1616 में भारत आए थे, ये भी याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों के बाद जो डेन थे वो 1616 में भारत आए। भारत, श्रीलंका और दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार करने के लिए डेनिसों ने जो है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इन्होंने किया था। कहाँ से? भारत से, श्रीलंका से और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए। डेनिसों ने दोस्तों 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार में, याद कर लीजिए, ट्रैंकोबार, और 1676 में श्रीरामपुर बंगाल, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। तो याद रखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने 1620 में, डेनिसों ने 1620 में ट्रैंकोबार और जो है 1676 में श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1745 तक इसने क्या किया? 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां इन्होंने जो है अंग्रेज़ों को बेच दिया और ये वापस चले गए। तो अंग्रेज़ों के बाद डेन आए थे। सबसे पहले आप जानते हैं कि पुर्तगाली आए थे, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फ्रांसीसी। डेन जो थे उनका जो समय था बहुत कम था। डेन बहुत कम समय तक यहाँ पर रहे। 1620 में ट्रावणकोर या ट्रैंकोबार, तंजौर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये बहुत कम समय तक रहे और ये यहाँ पर अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए ये लोग बहुत जल्दी चले गए, वापस चले गए। अपनी जो भी फैक्ट्रियाँ इनकी थी इन्होंने अंग्रेज़ों को दे दिया था, बेच दिया था। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसियों का आगमन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसियों का आगमन दोस्तों, फ्रांसीसियों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया और 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो कब हुई? सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से हुई, जिसे कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटेस कहा गया। तो वो फ्रेंच भाषा में कहा गया। इसको अपने समझ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जान लीजिए। तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, ये जानना जरूरी है। दोस्तों आप जान लीजिए कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की थी और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार के द्वारा किया गया था। इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना सरकार द्वारा की गई और जो खर्च आता था वो सरकार वहन करती थी। इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था क्योंकि ये कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित
और आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा 1668 फ्रैंकोइस कैरो 1668 में फ्रैंकोइस कैरो ने दोस्तों याद रखिएगा कि सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। ये प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री थी। इसके अलावा गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों की स्थापित हुई। तो पहली फ्रांसीसी कोठी फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में और दूसरी 1669 में मसूलीपट्टनम गोलकुंडा में स्थापित हुई। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने वाली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। तो फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 में जो है 1674 में, देखिए ऐसे तो 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने वाली कोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। पांडिचेरी फ्रांसीसी बस्ती है। और 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया। तो याद रखिएगा, फोर्ट लुई किला ये फ्रांसीसियों के द्वारा कहाँ पर बनाया गया? फ्रांसीसियों द्वारा इसकी स्थापना पांडिचेरी में की गई। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1673 के बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, 1673 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर कोठी की स्थापना की थी और ये बंगाल के नवाब शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी थी और यहीं पर चंद्रनगर की कोठी की स्थापना हुई और यहाँ का किला फोर्ट ओरिलियंस कहा गया था। फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माहे और 1739 में कारीकल पर अधिकार किया गया और 1742 के बाद व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं भी जागृत हो गईं और इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का भारतीय राज्यों से हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुए। इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है और 3 कर्नाटक युद्ध हुए ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य और ये सारा कुछ जो है व्यापारिक लाभ के अलावा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए था। दोस्तों डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने और भारतीय भूक्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की और इसके द्वारा अपनाए गए हथकंडे अंग्रेजों की भारत विजय में मार्गदर्शक बने थे। तो एक तरह से डुप्ले को ब्रिटिश शासन का जो जोड़ तोड़ या फूट डालो या झगड़ों में शामिल होने की नीति ये डुप्ले के द्वारा प्रारंभ हुई और उसका लाभ आगे चलकर ब्रिटिशों को हुआ। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव 1673 में फ्रैंक मार्टिन के द्वारा रखी गई थी। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी की स्थापना कब की थी? 1673 में और 1731 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई थी। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो ये अध्याय है दोस्तों, इसमें आपने सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जानकारियां हैं उनको आपने देख लिया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आप जान लीजिए कि
अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें जो महत्वपूर्ण है, यूरोपियों की भारत में प्रमुख बस्तियां भी देख सकते हैं। प्रमुख बस्तियां यूरोपियों की भारत में, बस्तियों के बारे में जान लीजिए कौन कौन सी बस्तियां यूरोपियों ने भारत में बसाई थीं। तो पुर्तगाली, सबसे पहले आप जानते हैं कि पुर्तगाली आए भी थे। पुर्तगालियों ने भारत में गोवा, दीव, दमन, बसई बोल और पश्चिमी तट पर ये इतने, और पूर्वी तट पर बम्बई, सैंथोम तथा हुगली, ये प्रमुख पुर्तगाली बस्तियां थीं। ये जानना जरूरी है दोस्तों। ये देखिए, ये पश्चिमी तट पर और ये गोवा, दीव, दमन, बसई बोल आदि पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर दोस्तों हुगली, बंगाल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन बस्तियों में डचों की बस्तियां कहाँ पर स्थापित हुईं? डच की याद कर लीजिए। डचों ने जो है मसूलीपट्टनम में अपनी बस्ती स्थापित की, मसूलीपट्टनम में। इसके अलावा पुलिकट में, फिर सूरत में, उसके अलावा कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन में। तो यहाँ पर डचों की जो है बस्तियाँ स्थापित हुई थीं। और अंग्रेज आप जानते हैं, अंग्रेज़ों ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है स्थापना की थी। और अगर हम देखें सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच, बम्बई, मद्रास, इसके अलावा हुगली, पटना और कासिम बाजार आदि में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी बस्तियां स्थापित की थीं। फ्रेंच ने कहाँ पर, फ्रेंच या फ्रांसीसियों ने तो सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसके अलावा मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर, ये सभी फ्रांसीसी बस्तियां थीं। तो आज का ये अध्याय दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। भारत में यूरोपियों का या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसियों का जो है आगमन इसमें हमने देखा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। साथ ही ये हमने जानने का प्रयास किया कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिससे यूरोपियों ने भारत पर जो है, भारत से या पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया, उस समय की परिस्थितियां क्या थीं। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन हुआ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, इनके बारे में, इनके आगमन से संबंधित और भारत में इनकी बस्तियां कैसे स्थापित हुईं, कहाँ स्थापित हुईं, इन सब के बारे में हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर कर लिया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों अगले अध्याय में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनके बीच संघर्ष हुआ था, तो ये किस प्रकार का संघर्ष हुआ, और मेन संघर्ष जो है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो ये संघर्ष क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके क्या परिणाम हुए और भारतीय राज्यों पर या भारतीय राजाओं पर इसका क्या असर हुआ, इन सब के बारे में हम अगले अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।